हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में क्लास 8 फ्रिक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए थे। हमें उम्मीद है कि तुम्हें वो अच्छी तरह समझ में आ गई है। आज फ्रिक्शन का ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम लोग फ्रिक्शन के संबंध में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, और कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला तरह का फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं कि एक वुडन ब्लॉक को हमने एक टेबल के ऊपर रख दी है। ये हमारी वुडन ब्लॉक है, ये दिख रहा है वुडन ब्लॉक, और इस पर हमने एक फोर्स लगा रहा है एफ फोर्स लगाने पर, जैसे हमने फ्रिक्शन इसके पहले पढ़े हैं कि ऑटोमेटिकली वो टेबल की सरफेस उस पर एक फोर्स एफ डैश लगाना शुरू करेगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वो बॉडी को रोकना चाहेगा। अब अगर हमने एक फोर्स लगाया एफ और बॉडी अपनी जगह से नहीं हिली, फिर हमने उस फोर्स को बढ़ाकर अब 2F कर दी, डबल कर दी, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये इसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं हम। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी शुरू में बढ़ेगा, हमारे फोर्स बढ़ाने के साथ साथ ये भी बढ़ेगा, तो ये भी 2F हो गया। तो पहले F के बराबर F डैश था, वो भी F के बराबर था। अब 2F लगा रहे हैं तो ये भी 2F लग रहा है, यानी अब तक दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस फोर्स के केस में हमने पढ़ा है कि बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो वुडन ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हटेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, वो बॉडी और वो सतह जहाँ पर जैसे टेबल है यहाँ, उस दोनों के बीच फ्रिक्शन हो रही है, लेकिन उस फ्रिक्शन के कारण बॉडी चल नहीं रही है। जब तक बॉडी नहीं चले तब तक होने वाली फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब है स्थिर, यानी जब तक बॉडी स्थिर रहे लेकिन टेबल के साथ उसकी फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली हो रही हो, लेकिन बॉडी स्थिर है, तब उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन को यहाँ क्या कहा गया है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे ही हम हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है। पहले एफ था तो एफ डैश लगा जो कि एफ के बराबर है, अब 2F कर दिए तो उधर से भी 2F लग रहा है। तो ये ऐसे नहीं है कि बढ़ते ही जाएगी, इसका एक लिमिट है जहाँ तक ये बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तब बॉडी और रुकी नहीं रह सकती, तब बॉडी चलना शुरू होगा। तो जब तक बॉडी चलना शुरू ना करे तब तक बॉडी के साथ टेबल की जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप बढ़ती है और बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए एडजस्ट करती है। अब सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोई अलग तरह की फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक स्पेशल केस है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? जैसे अभी हमने बताया कि हम F के बाद 2F लगाए, फिर हो सकता है 3F लगाए, तो ऐसे बढ़ाते जाए हम फोर्स को, तो जब तक ये बॉडी रुकी रहे, यानी हमारे फोर्स को बर्दाश्त करती रहे और वो चलना शुरू ना करे, तब तक होने वाली फ्रिक्शन को हम स्टैटिक कहेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने बताया कि एक लिमिट होती है कि इसके बाद और वो नहीं लग सकता, नहीं बढ़ सकता। उस लिमिट को ही हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने क्या लिखा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इनिशियली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जितना तक बढ़ पाएगा वो, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग फ्रिक्शन नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं। जब तक बॉडी को हम रोक कर रख सके, जब तक बॉडी चलना शुरू ना करे, तब तक होने वाली मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिटिंग कहते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज़ द टाइप ऑफ फ्रिक्शन टेक्स प्लेस
बिटवीन ए बॉडी एंड ए सरफेस व्हेन द बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस। यानी यही वुडन ब्लॉक फोर्स बढ़ाते बढ़ाते जब ये खिसकना शुरू करे, टेबल पे स्लाइड्स करना शुरू करे, चलना शुरू करे, तब टेबल के साथ उसके उस बॉडी की जो फ्रिक्शन होने वाली है उसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी फोर्स लगाने के बाद जब बॉडी स्लाइड्स करना शुरू करे, किसी भी सतह पर खिसकना शुरू करे, तो उस दोनों के बीच होने वाले फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि इस बॉडी पर हमने फोर्स एफ लगाया, जिसके कारण बॉडी मूव कर गई, इस डिस्टेंस तक चली और यहाँ आ गई। तब अब इस बॉडी और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन हो रही उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काइनेटिक शब्द का मतलब होता है मोशन। तो चूंकि बॉडी अब मोशन में आ गई है, बॉडी चलना शुरू कर दिया, इसलिए इस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर दो फ्रिक्शन हमने पढ़ा, एक स्टैटिक दूसरा स्लाइडिंग, ये दोनों में ज़्यादा कौन है और कम कौन है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसे हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी हम लोग पहले जान लें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन आवर डेली लाइफ दैट इट इज़ क्वाइट ईजियर टू कीप स्लाइडिंग ए बॉडी वंस इट गेन्स मोशन। चूँकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है, इसीलिए हम अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को फील करते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम एक बार चलाना शुरू कर दें, पुश करके हो या पुल करके, तो एक बार वो चलना शुरू कर दे तो उसे चलाए रखना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन शुरू में जब वो स्थिर था, उस समय उसको स्टार्ट करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय होने वाली फ्रिक्शन को हम स्टैटिक कहते हैं, तो वो फ्रिक्शन अधिक होता है, इसीलिए चलाना शुरू करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बार वो चल पड़े तो उसे चलाते रहना ज़्यादा आसान है, क्योंकि चलाते रहने का मतलब है कि अब फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग होने वाली है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है। तो इसीलिए ये दोनों फ्रिक्शन में हमने पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोल शब्द का मतलब क्या होता है? रोल का मतलब होता है घूमना, राइट। अब यहाँ पर कौन सा चीज़ घूम रही है, फ्रिक्शन के साथ घूमने का क्या संबंध है, उसे हम समझेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में कि एक छोटी सी ब्लॉक है जो टेबल पर रखी हुई है। अगर हम उसको ठेल कर चला रहे हैं तो वो बॉडी टेबल पर स्लाइड करेगी, यानी खिसकेगा। उस समय बॉडी और टेबल के बीच होने वाली फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब अगर हम उस बॉडी में चक्का लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं, तो एक चीज़ हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जब चक्का लगा देंगे तो पहले के अपेक्षा जो फोर्स की ज़रूरत है चलाने के लिए वो काफ़ी कम हो जाएगी। यानी जो F2 अब लग रहा है तो वो F2 F1 से काफ़ी कम है। थोड़ी सी फोर्स लगाने से ही बॉडी चलना शुरू कर देगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहली बार हो रही थी स्लाइडिंग, बॉडी और टेबल के बीच स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही थी। अब जब चक्का लग गया तो बॉडी पर फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? चक्का घूम रहा है। तो ये घूमने वाली जो प्रोसेस हो रही है उसे हम रोलिंग कहेंगे। तो अब बॉडी और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन हो रही है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू सरफेसेस। यहाँ एक बॉडी की सरफेस, एक टेबल की सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस, जब एक बॉडी
किसी सरफेस के ऊपर घूमता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ, तब उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब हम लोग 3 फ्रिक्शन पढ़ लिए, पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग एंड थर्ड इज़ रोलिंग। अब इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम है। कंपैरिजन बिटवीन स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम। हमने जब स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है, मैं बताए, तभी हमने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग से ज़्यादा है। अब हमने थर्ड वाली भी पढ़ ली, वो रोलिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग से भी कम है। तो सबसे ज़्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग जो है वो स्टैटिक से कम है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द मिनिमम, सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब अगर हमें अरेंज करना हो ज़्यादा से कम या बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड विच इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे भी सजा सकते हैं। तो ये हो गई 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो तुम्हारे बुक में दिया है व्हील। अभी व्हील की बात हम लोगों ने किया, यानी चक्का। व्हील ए रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन। जब व्हील की आविष्कार हुई तो ये एक रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा चेंज लाया। किस चीज़ में चेंज लाया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसे चलाने के लिए, तो इस फोर्स काफ़ी कम हो गई, फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई जब हम उसमें चक्का का इस्तेमाल किए। व्हेन व्हील्स आर यूज्ड अंडर ए बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक चक्का का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे तो बॉडी ज़मीन के साथ घसीट कर चलती थी, यानी स्लाइड्स होती थी, और स्लाइड्स होते समय फ्रिक्शन ज़्यादा होती थी, तो हमें ज़्यादा फोर्स से उसे पुश करना पड़ता था। बट जैसे ही हमने उस पर चक्का लगा दिया तो अब स्लाइडिंग के बजाय होने लगी रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी कम होती है, तो हमें काफ़ी कम फोर्स लगाकर हम बॉडी को चलाने में सक्षम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज लाई बॉडी की मोशन में कि हमने सीखा कि रोलिंग फ्रिक्शन यानी चक्का लगाने से हम काफ़ी कम मेहनत करके बॉडी को चला सकते हैं। एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हेंस इट नीड्स लेस फोर्स टू मूव ए बॉडी व्हेन व्हील्स आर यूज्ड। जब कोई भी बॉडी में हम चक्का लगा देते हैं तो बॉडी को चलाना बहुत ही आसान होता है। हम लोग देखते हैं जब हम लोग सफ़र करते हैं तो लागेज सूटकेसेस हम लोग ले जाते हैं, उसमें चक्के लगे होते हैं। तो उस चक्के का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? प्लेटफॉर्म में एक भारी सा सूटकेस को हम उठाकर अगर ले जाना चाहें तो वो काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी फोर्स लगेगी। लेकिन उसी सूटकेस को अगर हम चक्के की मदद से चला कर ले जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी उसे आराम से चला कर ले आ सकता है, यानी फोर्स की ज़रूरत काफ़ी कम पड़ती है। तो व्हील जो है ये एक इनमें रिवॉल्यूशन लाया इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन ये इसकी ज़रूरत हमें कहाँ है और क्या ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, एविल मीन्स ए बैड और हार्मफुल थिंग, बट उसके साथ नेसेसरी शब्द भी जुटा हुआ है। नेसेसरी का मतलब है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। फ्रिक्शन हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में फ्रिक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ रिक्वायर फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वी कैनॉट डू इट। ऐसे कई काम हैं जो हम फ्रिक्शन की मदद से करते हैं, बिना फ्रिक्शन का हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे व्हेन वी वॉक ऑन ए सरफेस, जब हम किसी भी सरफेस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, कोई फ्लोर पर चलते हैं, तो वहाँ हमारे पैरों के साथ फ्रिक्शन होती है, फ्लोर की या ज़मीन की।
व्हेन वी राइट ऑन ए सरफेस, तो फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते। अगर हमें किसी स्लिपरी बहुत ही स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए कहा जाए तो हम फिसल जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन हमारे पैरों के साथ कम हो जाती है। तो कम फ्रिक्शन होने पर हम चल नहीं पाएंगे, यानी चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। व्हेन वी राइट ऑन ए सरफेस, हम पेपर पर पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, तो हर जगह पे फ्रिक्शन हो रही है। चॉक और बोर्ड के बीच, पेन और पेपर के बीच, पेंसिल और पेपर के बीच अगर फ्रिक्शन ना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट। हमें अगर एक नॉर्मल पेपर के जगह ग्लॉसी पेपर यानी चमकीला पेपर पे लिखने के लिए कहा जाए तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि चमकीला पेपर, ग्लॉसी पेपर जैसे फ़ोटो वाली पेपर, उस पर स्मूथ होता है सरफेस और पेन के साथ फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसके कारण पेन का निशान उस पर नहीं आती है। यू आर अनेबल टू राइट ऑन ग्लॉसी पेपर। एट द सेम टाइम फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्शन की मदद से हम कई चीज़ें कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, किसी सरफेस पे लिख पा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन का ज़रूरत हमें बता रही कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें फ्रिक्शन के कई हार्म भी है। एट द सेम टाइम फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। हम लोग जूते पहनते हैं, कुछ महीनों के बाद, एक आध साल के बाद जूते की सोल जो है वो घिस जाती है। टायर जो है गाड़ियों की, वो भी कुछ सालों के बाद घिस जाती है। तो ये जो वेयर एंड टियर यानी घिसना किसी भी चीज़ का, मशीन के पार्ट्स धीरे धीरे घिस जाते हैं, तो ये सारे फ्रिक्शन के कारण हो रही है और ये सभी चीज़ें हार्मफुल है। इसके कारण हमें जूते को चेंज करना पड़ता है, हमें टायर्स को बदलनी पड़ती है, मशीन के पार्ट्स को हमें समय समय पे चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारी एक लॉस है। इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और इसके कारण एनर्जी भी वेस्ट होता है, एंड डैमेजेस ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, और मशीन के पार्ट्स भी डैमेज होते हैं। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, एट द सेम टाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी। फ्रिक्शन की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पर पड़ती है, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी से हमारी नई अपडेट मिले, और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।